नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन डेटा है उसके मुताबिक हमारे पास दो चार्जेस हैं और इन दोनों चार्जेस को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं और एक जो है वो एक तरफ को मूव करना शुरू कर देता है, दूसरा दूसरी तरफ को। तो इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में हमने बताना है कि इसके ऊपर किस किस्म का चार्ज होगा, तब ये जो फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इसके लिए हम फोर्स का फार्मूला देखते हैं। सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, और चूँकि ये वेक्टर फॉर्म है इसका मतलब है अगर Q एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो ये फोर्स वेक्टर दोनों अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है और यहाँ पे जो फोर्स है ये एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल जो है होगी। सो इफ Q इज इक्वल टू माइनस ई एंड Q इज इक्वल टू पॉजिटिव ई, तो Q इज इक्वल टू माइनस ई के लिए क्या होगा? F विल बी इक्वल टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, और F इज इक्वल टू प्लस ई इंटू वी क्रॉस बी। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो इन दोनों इक्वेशंस में सिर्फ यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का है। अब अगर इनमें से किसी एक को हम प्राइम के साथ डिनोट करते हैं और इनको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? F इज इक्वल टू माइनस एफ प्राइम। सो जो चार्ज होगा दोनों चार्जेस के ऊपर वो होगा, सो बोथ चार्जेस आर अपोजिटली चार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करना है कि जब एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना वर्क डन करती है, क्या वो ज़ीरो के बराबर होता है या नहीं होता। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर हमने वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक चार्ज कंसीडर करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कंसीडर करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया के अंदर इनटू द पेज है। किसी एक पॉइंट के ऊपर चार्ज कंसीडर करते हैं और इस चार्ज के ऊपर इस चार्ज को हमने लेट से यहाँ से किसी इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी? वो इसको कुछ इस तरह से एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाएगी और हर पॉइंट के ऊपर जब आप देखेंगे इसकी वेलोसिटी तो ये कुछ इस तरह से होगी, ओके। और इस पे एक सेंटर की तरफ जो है वो फोर्स लगेगी। तो हर पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। व्हेन इसके लिए हम कंसिडर करते हैं अ चार्ज moves in magnetic field along a circular path, so angle between force and displacement इज़ थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब वर्क डन किसके बराबर होता है? हमें पता है वर्क डन इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी के बराबर होता है, और वर्क डन जो है इसको हम लिख सकते हैं एफ डी इंटू कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे 90 डिग्रीज़ है। कॉस 90 जो है ये बराबर होगा इक्वल टू ज़ीरो, और कॉस 90 ज़ीरो होने की वजह से ये जो वर्क होगा दिस विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम कह सकते हैं नो वर्क इज़ डन बाय
मैग्नेटिक फोर्स। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, सो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये बताना है कि एक चार्ज जो है ये अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। ओके, और हमने ये बताना है कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है या नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, अगर इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी तो इस चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट करनी चाहिए। अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो फोर्स इसके ऊपर कोई नहीं एक्ट कर रही, चूँकि ये अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। अगर फोर्स किसी चार्ज के ऊपर एक्ट ना करे तो दो केसेस हो सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है और नहीं है। इसके लिए हम इन दोनों केसेस को कंसिडर करेंगे। अगर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर इट मीन्स ये केस ट्रू है कि ये स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। लेकिन फोर्स ज़ीरो होने का कतई मतलब नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक केस ऐसा भी आता है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद भी होती है लेकिन इसके ऊपर फोर्स नहीं लगती। उस केस में क्या होता है कि ये जो मोशन है इट इज़ पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। सो इसके लिए जो आंसर होगा उसको हम किस तरह से लिखेंगे? चार्ज इज़ मूविंग along straight line, so no force is acting on it। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर दो केसेस अराइज होंगे। केस नंबर 1 जो है इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड में बी ज़ीरो। किस तरह से? चूँकि फोर्स के लिए जो फार्मूला है वो हमें बताता है F इज़ इक्वल टू वी बी इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो इफ़ B इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो F विल बी इक्वल टू V इंटू ज़ीरो इंटू साइन थीटा, F विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। सो अगर फोर्स ज़ीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तो फोर्स ज़ीरो होगी। ये तो है एक केस। अब दूसरे केस के अंदर हम देखेंगे कि अगर फोर्स जो है वो ज़ीरो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो नहीं भी हो सकती। सो केस नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड may not be ज़ीरो। अब ये क्यों ज़ीरो नहीं हो सकती? इफ़ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज़ ज़ीरो। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे केस होंगे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अगेन एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी। तो इसके लिए दो केसेस होंगे। पहला केस जो है इसके अंदर व्हेन चार्ज इज़ मूविंग पैरेलल टू फील्ड। व्हेन चार्ज इज़ मूविंग पैरेलल टू फील्ड, फॉर एग्जांपल इसके लिए क्या होगा? थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल ज़ीरो होता है तो थीटा ज़ीरो होगा, तो फोर्स जो है ये आ जाएगी क्यू वी बी इंटू साइन ऑफ ज़ीरो डिग्री, और साइन ऑफ ज़ीरो जो है ये बराबर होता है ज़ीरो के।
और इसका मतलब है फोर्स जो होगी ये 0 के बराबर होगी। इट मीन्स इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इसके बावजूद जो फोर्स है वो बराबर होगी 0 के। दूसरा केस क्या होगा, इफ़ चार्ज इज मूविंग एंटी पैरेलल टू फील्ड, और एंटी पैरेलल से क्या मुराद होगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो एफ विल बी क्यू वी बी इंटू साइन ऑफ 180 डिग्रीज़, और साइन ऑफ 180 -1 के बराबर होता है। सॉरी साइन ऑफ 180 जो है ये अगेन 0 के बराबर होता है, तो फोर्स विल बिकम इक्वल टू 0। तो इन दोनों केसेस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन फिर भी फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी। इसका मतलब है हम इसका जो आंसर लिखेंगे, हम आंसर क्या लिखेंगे, सो इन दिस रीजन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड may or may not be 0 when charge is moving in straight line. Okay. क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये डिस्कस करना है कि जब टेलीविज़न स्क्रीन जो कि पुराने टेलीविज़न्स हैं, नॉट एलईडीज़ या एलसीडीज़, उन टेलीविज़न स्क्रीन्स के पास अगर हम मैग्नेट लेके जाएं तो उनकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर तस्वीर जो है वो धुंधलाना शुरू हो जाती थी। तो इस तरह का जो इफ़ेक्ट है ये क्यों आता है, तो इसके पीछे रीज़न जो है वो ये है, चूँकि जो टीवी स्क्रीन है इसके ऊपर जो पिक्चर बनती है वो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम की वजह से बनती है। एक इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो इस तरह से जाती है, मूव करती है और तस्वीर जो है वो बनती है। अब जब मैग्नेट लेके आएंगे पास तो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर एक फोर्स लगेगी F इज़ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के मुताबिक, और वो जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की उसको डिफ्लेक्ट करेगी और जो तस्वीर है वो ब्लर होना शुरू हो जाएगी। इसका जो आंसर है वो हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, बिकॉज picture on TV screen is formed by beam of electron when a magnet comes closer, the motion of electrons is disturbed. That is why picture on screen is disturbed। और मैथमेटिकल रीज़न इसकी क्या होगी, मैथमेटिकल रीज़न इसकी क्या होगी, F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और इसके मुताबिक जो फोर्स लगेगी ये फोर्स उस पिक्चर को, उन इलेक्ट्रॉन्स की बीम को डिस्टर्ब करेगी और उसकी वजह से टीवी स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर है वो मैग्नेट की मौजूदगी में ब्लर होना शुरू हो जाएगी।